अंकल अबरार हमारे पड़ोस में रहते थे। उनका एक ही बेटा था जो उन्हें अपनी तीनों बेटियों से ज्यादा प्यारा था। वो अच्छे ओहदे पर काम कर रहे थे, मगर तनख्वाह बस इतनी थी कि सब्र शुक्र से गुजर बिसर हो रही थी। ये ऐसा महकमा था कि जहां रिश्वत का कोई काम न था। 4 बच्चों के अखराजात और दीगर ज़रूरियात पूरी कर लेने के बाद महीने के आखिरी चंद दिन कुछ तंगी तुर्शी में ज़रूर गुजरते थे, लेकिन इस कमी को अंकल ओवर टाइम करके पूरा कर लिया करते थे। वो बहुत दियानतदार और अपनी औलाद का ख्याल रखने वाले थे। इन हालात में भी उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों में कमी ना आने दी। खास तौर पर अपने बेटे जहांगीर की नाजबरदारी में कोई कसर न उठा रखी थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि अबरार साहिब की बच्चियों की शादियां हो गईं और जहांगीर ने भी FSC में इतने अच्छे नंबर ले लिए कि उसे इंजीनियर नग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जिन दिनों वो इंजीनियर नग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अंकल शाम को एक प्राइवेट दफ्तर में छपकर काम करते थे, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए उनको रकम दरकार थी। इस शब व रोज़ मेहनत से वो बीमार हो गए, लेकिन बच्चों को उन्होंने अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दिया। जब जहांगीर ने इंजीनियरिंग पास कर ली तो वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाते थे। इनको अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी होती नजर आ रही थी। एक दोस्त के तवस्सुत से उनके साहिबजादे को एक बड़े शहर की फर्म में बहुत अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत मिल गई। सभी ने उनको मुबारकबाद। उन्होंने समझा कि अब उनके बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। जहांगीर ने तनख्वाह मिलते ही वालिदैन की मुश्किलात को भुला दिया। वो अपनी तनख्वाह खुद रखता, जब मिलने आता उल्टा वालिदैन से रकम मांग लेता। ये बेचारे उधार करके भी इसे रकम दे दिया करते। फिर जब बहनों ने एहसास दिलाया तो वो वालिदैन को खर्चा देने लगा। पहले वो एक माह में 2 बार घर आता, एक दिन रहकर चला जाता। अब महीनों बाद आने लगा, जिस पर इसके वालिदैन बेहद फिक्रमंद रहने लगे। तब आखिरकार सब ने कहा कि इसकी शादी कर दी। अकेला परदेस में रहता है और तनख्वाह भी काफी है, कहीं गलत रास्ते पर ना लग जाए। जहांगीर काफी खूबसूरत नौजवान था। माँ को उसकी दाल्हन तलाश करने में दिन लग गए। वो चाहती थी कि जैसा बेटा हुसैन है दाल्हन भी वैसी ही हो। ऐसा आसान ना था। कई लड़कियां देखीं, कहीं लड़की का रंग सांवला होता, कहीं कद की छोटी होती, तो कहीं लड़की पढ़ी लिखी ना होती। आखिर जहांगीर की चची ने इससे कहा, बेटा तो अब माँ की पसंद को रहने दे। उसने शहर खंगाल डाला है और 10 लड़कियां देख ली हैं। अगर इसी तरह नाज नखरे करती रही तो तुम उम्र भर कुंवारे ही रह जाओगे और तुम्हारी माँ को कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। दरअसल ये तुम्हारी शादी ही नहीं कराना चाहते। तो चची जान, फिर आप ही मेरे लिए कोई लड़की देखिए, वरना मैं किसी शहरी लड़की को पसंद करके खुद ही शादी कर लूंगा, तो गल्ला मत करना। हाँ बेटे, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि माँ की पसंद को अब रहने दे और ये फराइज मुझको सौंप दे। मैं 1 हफ्ता में ही तेरे लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ लूंगी, जो पढ़ी लिखी, खुशहाल घराने की कबूल सूरत हो। दरमक में कोई अनपढ़ा बदशक्ल लड़की हरगज ना लाओगी। ये भी तकब्बुर के अल्फाज थे। ताहम जहांगीर ने चची पर भरोसा कर लिया और माँ से कह दिया कि अब आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, आप जहमत नहीं करें, चची मेरा रिश्ता कराएंगी। माँ अपना सा मुंह लेकर खामोश हो बैठी और चची ने रिश्ता तलाश करने की मुहिम सर करना शुरू कर दी। उन्होंने 15 दिनों में रिश्ता तलाश कर लिया। लड़की का नाम ज़ारा था और वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। जहांगीर के वालिदैन लड़की देखने लाहौर गए, जबकि वो मुल्तान के करीब एक शहर मुजफ्फरगढ़ में रहते थे। ज़ारा को देखा तो दम साध कर रह गए। वो न सिर्फ उम्र में ज्यादा थी बल्कि सख्त मिजाज भी नजर आ रही थी। इन लोगों ने 2 रस से आए मेहमानों की कुछ ज्यादा यूं भगत भी ना की। अंकल अबरार और उनकी बीवी बददिल हो गए। इनको ज़ारा एक आंख ना भाए। जहांगीर के दिल में वालिदैन की तरफ से गलत फहमी पैदा हो चुकी थी कि मेरे वालिदैन कमाई खाने की खातिर मेरी शादी नहीं कर रहे। जब माँ ने ज़ारा के ऐब गिनवाए तो उसने कहा, माँ तुम पे कहाँ से लाएगी? हर लड़की में आपको ऐब नजर आते हैं। आप मेरी शादी ही नहीं कराना चाहते। अब मैं शादी करूंगा तो चची के कहने से ही करूंगा, बस अब से बात खत्म। वालिदैन ने लाख समझाया कि लड़की कबूल सूरत है।
हमको एतराज़ नहीं, मगर वो उम्र में तुमसे कम से कम 6 बरस बड़ी है। चुल्लू इस बात को भी नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इन लोगों में मेहमानदारी का शऊर नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं। और लड़की ने तो ऐसे सख्त लहजे में बात की, लड़कियां ऐसी तो नहीं होत। ये मैं इसके ऐब तुमको नहीं गनवा रही बल्कि समझा रही हूँ। माँ वो लेक्चरार है, पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमा रही है। वो महकमा तालीम में है, तो इसको बातचीत की तमीज़ क्यों करना होगी। बस रहने दीजिए, मैं आप लोगों की नीयत को समझ गया हूँ। आपको खिदमत करने वाली नौकरानी जैसी लड़की चाहिए। मुझे भी जिद हो गई है, अब मैं शादी करूंगा तो ज़ारा से ही करूंगा। अब खुश हूं या नाखुश मुझे परवाह नहीं। गरज के जहांगीर ने इस रिश्ते को आखिरी समझ लिया। माँ के खुलूस पर तो शक किया, लेकिन चची की नीयत को ना समझा। बेशक आंटी से भी गफलत हुई कि खूब से खूब तर की तलाश में कुछ ज्यादा ही वक्त गनवा दिया। जब जहांगीर ज़ारा से शादी पर इस कदर मिस्र हुआ कि माँ बाप से झगड़ने लगा, तो उन्होंने अपने लाडले बेटे के रूबरू हथियार डाल दिए और शादी की इजाज़त दे दी। लड़के की माँ तो बहुत खुश थी कि उनकी लॉटरी निकल आई थी। इतना खूबसूरत और छोटी उम्र का दामाद मिल रहा था, वो भी एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर था, खूब भारी तनख्वाह ले रहा था। ज़ारा 2 बहनें थीं और उनके 3 भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब ये उनकी आखिरी लड़की थी। वो ज्यादा अमीर न थे, मगर अमीरों में रिश्ता करने का बहुत अरमान रखते थे। अंकल अबरार ने उम्र भर किफ़ायत शियारी से जिंदगी बिसर की थी, मगर अपनी जायदाद फरोख्त न की के बच्चों के काम आएगी। बेच दी तो फिर ये मकान ना बना सकेंगे। उनके 4 बच्चे थे और 4 ही मकान उनके वालिद की तरफ से उनको मिले थे। उनका थोड़ा थोड़ा किराया वो लेते थे और अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों को किराए पर बिठा रखा था कि वो कम अज़ कम कब्ज़ा तो नहीं करेंगे। बहरहाल अंकल और आंटी बेटे की खुशी की खातिर बहू को खुश खुश बया कर ले आए। उन्होंने कोई जहेज दिया और न उन्होंने ही कोई मुतालबा किया। ज़ारा ने आते ही ससुराल में हर किसी को नीची नज़र से देखना शुरू कर दिया। बेशक हर लेक्चरार लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन वो लेक्चरार किया थी, गोया सारी दुनिया उसकी शागिर्द थी। सास ससुर भी सब के इसके शागिर्द थे। वो बड़ों और बुजुर्गों के साथ भी तहक्कुम से बात करती थी। वो अपनी तनख्वाह में से 1 पैसा भी किसी को ना देती थी, बल्कि खावंद की तनख्वाह भी अपनी मुट्ठी में रखती थी। ससुराल वालों को अशद ज़रूरत पर भी बहुत थोड़े से पैसे नाकों चने चबवा कर देती थी, वो भी उनके बेटे की तनख्वाह से। जहांगीर ने एक रोज़ अपनी माँ और बहन को ख्वाब बारा भला कहा कि अगर मेरे घर आना है तो अपने इस्तेमाल की चीज़ें साथ लाया करो। मेरी बीवी की चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बीवी को कहा कि अब मेरी बहन या वालिदैन आएं तो तुम अपनी चीज़ों को ताले में बंद कर दिया करो। ज़ारा ऐसे ही करती, वो बर्तनों तक को ताले में बंद कर देती। माँ बेचारी का दिल बहुत ही दाखा। भला वो बेटे के घर पानी का गिलास भी ना अलिफाटे पाए तो ऐसे घर जाने की क्या ज़रूरत। इस सुलूक से दिल बर्दाश्ता होकर आंटी और अंकल ने बेटे के घर जाने से तौबा कर ली। ज़ारा का मिजाज कुछ इस किस्म का था कि अपने मैके में भी इसका रोग चलता था। उसने भाई से कहकर मियाँ का तबादला मुल्तान की ब्रांच में करवा दिया। एक दिन जहांगीर ने कहा कि मुझे वो औरतें पसंद नहीं जो अपने बाल कटवा लेती हैं। औरत को चाहिए कि वो बुर्का पहने। इसने ये इसलिए कहा कि वो ज़ारा को फैशन के बगैर देखना चाहता था। ज़ारा ने इसके बाद बाल नहीं कटवाए और बुर्का भी ले लिया, लेकिन इसने शौहर की शादीशुदा बहनों से भी उनके घर जाकर कहा कि तुम लोग आइंदा बाल नहीं बनवाओगी और बुर्का लोगी। जब उनके शौहरों ने आकर अंकल अबरार और उनकी बेगम से शिको किया कि अपने बेटे से कहो अपनी हिदायत वो अपनी बीवी तक रखे और हमको हमारे अंदाज से रहने दे। आंटी ने दामादों से कहा कि वो बस कहने को हमारी बहू है, वो ना हमको सास ससुर का दर्जा देती है और ना हमसे राब्ता रखती है। जैसे अपनी नींदों से राब्ता नहीं रखना चाहती, लिहाजा आप लोग जहांगीर की बात का बुरा ना मनाएं। ज़ारा ने इस बात पर सास ससुर से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और जहांगीर जो हफ्ता में एक दिन माँ बाप के पास आ जाता था, इससे कहा कि हमें बड़े शहर चल कर रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े हों तो उनको अच्छी तालीम के मौक़े मिले।
उसने शौहर को इतना मजबूर किया कि उसने लाहौर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और वालिदैन की तरफ आना जाना तर्क कर दिया। ज़ारा के भाई ने एक बार फिर कोशिश की और जहांगीर का तबादला दोबारा इसी कंपनी में करवा दिया जहां वो लाहौर में पहले काम करता था। ज़ारा ने अपना घर किराए पर उठाया और खुद शौहर के साथ माँ के घर रहाइश पजीर हो गई। बहाना ये किया कि उधर से इसका पुराना कॉलेज जहां वो पहले पढ़ा रही थी नज़दीक है, वो फिर से इसी कॉलेज में पढ़ाने लगी। ज़ारा की माँ खुश थी कि इसकी बेटी और दामाद इसके पास थे और वो उनका खर्चा कभी उठा रहे थे। उधर अंकल अबरार उदास और उसकी बीवी बेटे को याद करके रोती थी जिसने उनको तकरीबन भुला दिया था। जब बीवी माँ के घर आकर शेर हो गई और सालों ने भी जहांगीर को दबाना शुरू कर दिया तो उसे अपनी सुबकी महसूस होने लगी और एहसास हुआ कि इसने यहाँ आकर गलती की है। वो वालिदैन के पास छोटे शहर में ठीक था, वहाँ भी उसकी कंपनी की ब्रांच थी और तनख्वाह भी वही मिल रही थी, मगर वहाँ काम का दबाव कम था और वालिदैन की कभी तो खैर खबर ले लिया करता था। अब ज़ारा अपने मियाँ का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखती थी। सारी तनख्वाह ये कहकर ले लेती कि हम बड़ी सी कोठी बनवाएंगे और थोड़ी सी रकम इसको इसके ज़ाती खर्चे के लिए दे देती ताकि वो अपने वालिदैन को कुछ ना भिजवा सके। लिहाजा जहांगीर ने इस अरसे में अपने वालिदैन को कुछ कभी ना भेजा। एक बार वो घर आया तो बाप ने कहा, बेटा मैं बीमार रहता हूँ और जायदाद का फैसला अपनी जिंदगी में करना चाहता हूँ। जहांगीर ने कहा, ठीक है, आप ऐसा ही कर लें। ज़ारा ने फ़ोन किया कि इतने दिन वहाँ क्यों रुक गए, क्या नौकरी की फिक्र नहीं है? जहांगीर ने बताया कि उसने कुछ दिन मज़ीद छुट्टी ले ली है कि वालिद साहिब जायदाद में से इसका हिस्सा इसे दे रहे हैं। ज़ारा फ़ौरन ससुराल पहुंची और शौहर से कहा कि तुम्हारी बहनों को तुमसे आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन तुम इकलौते हो और उनकी शादियां अमीर घरानों में हो चुकी हैं। इनको इस थोड़ी सी जायदाद की क्या ज़रूरत है? अपने वालिद से कहो कि वो तमाम जायदाद तुम ही को दे दे। जहांगीर ने बाप से इसरार किया कि आप जिस मकान में रहते हैं वो अपने नाम रहने दे और बाकी तीनों मकानात मुझे दे दे। बाप ने ऐसा करने से इनकार किया तो वो नाराज होकर जाने लगा। बाप ने सोचा कि बेटियों को बुलाकर उनसे पूछ लूं, वो इस बात पर राजी हो सकती है। मेरा बेटा इकलौता है, कभी ना कभी बुढ़ापे की मजबूरी को देखकर आखिर हमारी खबरगिरी को आ जाएगा। इसने शादीशुदा बेटियों और दामादों को बुलवाकर मसला उनके सामने रख दिया। दामाद खुशहाल और शरीफ खानदान से थे। इन भले आदमियों ने कहा, अंकल आप हयात हैं और अपनी जिंदगी में जो फैसला आपको मुनासिब लगे करें, हमें आपके किसी फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बहनों ने भी कहा कि हमारा इकलौता भाई है, हमें जायदाद से कुछ नहीं चाहिए, बेशक आप अपने बेटे को राजी कर लें ताकि ये आपसे रूठ कर ना जाए। अंकल ने वो घर जिसमें रहाइश पजीर थे अपने पास रहने दिया कि वालिदैन के बाद तीनों बेटियों को मिलेगा और बाकी मकानात जहांगीर को दे दिए। वो जायदाद लिखवाकर खुशी खुशी बीवी के साथ वापस लाहौर चला गया। इसके बाद इसने वालिदैन की कोई खबर ली और ना रुपया पैसा और ख़त भेजा। वो अब ससुराल में एक बेबस इंसान की तरह रो रहा था। इस दौरान उनके 2 बच्चियां हो चुकी थीं। बीवी कॉलेज पढ़ाने जाती थी और सास उनके बच्चों को देखती थी। लिहाजा ज़ारा कहती कि हमको बच्चियों की वजह से अब यहाँ रहना ही है, वरना उनको कौन देखेगा। उन्हीं दिनों अंकल अबरार शदीद बीमार हो गए, उनको रकम की ज़रूरत पड़ी। माँ ने बेटे को फ़ोन किया और ख़त भी लिखा कि तुम्हारे वालिद बीमार हैं, कुछ रकम भिजवा दो ताकि तुम्हारे वालिद को इलाज के लिए लाहौर लाएं। ज़ारा ने ख़त को पढ़कर फाड़ दिया और शौहर को ना दिखाया। इस दौरान बेटियों को बाप की बीमारी की खबर हो गई। वो अपने शौहरों के हमरा आ गई। बाप को अस्पताल ले गए, इलाज कराया, मगर मौत का वक्त मुकर्रर है सो वो वफात पा गए। उन्होंने भाई को बाप की फोतगी की इत्तला कराई, मगर सालों ने जहांगीर को बर वक्त मतला ना किया और वो बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सका। बाद में आकर रोया तो फिर किया कि जो हस्ती इसकी दीद को तरसती हुई कब्र में चली गई वो अब वापस नहीं आ सकती थी। माँ अब अकेली और बेसहारा रह गई। बेटियां शादीशुदा थीं, वो अपने घर चली गई। उन्होंने माँ को साथ ले जाना चाहा, मगर आंटी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि उनको बेटे के मिलने की आस थी।
बेटा आया, माँ को ले जाना चाहता था मगर ज़ारा ने कह दिया कि उनको वहीं रहने दो, खर्चा भिजवा दिया करो। लाहौर लाने की ज़रूरत नहीं वरना मैं तलाक ले लूंगी और तुम्हारी बच्चियां भी तुमको नहीं दूंगी। तुम इनको देखने को तरस जाओगे। आंटी ने जहांगीर को समझाया, बेटा मेरे तो जाने जिंदगी के अब कितने दिन रह गए हैं, मगर तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारी बच्चियों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम बीवी के पास ही रहो, मुझसे मिलने आते रहना। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस तरह उन्होंने बेटे को लाहौर भेज दिया और खुद अकेली रहने लगे। 2-4 हार इसके बाद जहांगीर माँ के पास आया। बाद में उसने आना बंद कर दिया, जबकि माँ बेचारी तमाम दिन दरवाजे की समत देखती रहती थी, शायद इसका बेटा आ जाए। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर आंटी एक बार लाहौर भी गई, लेकिन बावी ने ऐसा सुलूक किया कि दूसरे दिन ही लूटते बनी। माँ बिलाखिर इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। ना वो अपनी जिंदा आंखों से बेटे को ना देख सकी और ना बेटे ने माँ का आखिरी दीदार किया। दामादों ने आंटी को कब्र में उतारा और बेटियों ने माँ को आखिरी सांसों तक संभाला। पड़ोसी होने के नाते हम भी आंटी को अलविदा कहने गए थे। सभी की आंखों में आंसू थे और लोग कह रहे थे कि बेटी हो या बेटा, खादी औलाद दे तो नेक दे, वरना बे औलाद ही भले।